नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। जो सीरीज चल रहा है या पदार्थों के यांत्रिक गुणों पर चल रहा है। पदार्थों के यांत्रिक गुणों में हमने ठोस के यांत्रिक गुणों को देख लिया, जिसमें कि हमने प्रत्यास्थता, उसके साथ विकृति, उसके बाद हमने देखा उसमें लगने वाला यंग्स मॉडुलस जो होता है, उसके बाद हमने देखा आपका प्रत्यास्थता गुणांक देखा, जिसको कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा तरल, जिसको अंग्रेजी में फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड या तरल। तो सीधा याद रखिएगा, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक पदार्थ है, पदार्थ का एक प्रकार है। यह जो पदार्थ का प्रकार है, यह फ्लूइड मतलब होता है फ्लो करना, या फिर हम कह सकते हैं जो बहता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। जो बह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड की संज्ञा में रखते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो फ्लूइड होता है वह ठोस, फ्लूइड जो होता है वह द्रव और गैस दोनों को फ्लूइड ही कहते हैं। द्रव और गैस दोनों फ्लूइड होता है। वह अब हम समझ लेते हैं। ये तो हमने देखा कि जो फ्लूइड है वह क्या होता है। जैसे एक पदार्थ है, द्रव और गैस को इसकी संज्ञान में लेते हैं। फ्लूइड वही होता है जो बहता है, जो फ्लो करता है। अगर हम इसको टेक्निकली समझें तो फ्लूइड वे पदार्थ हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। याद रखिएगा कि वह पदार्थ है जिसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। फ्लूइड वे पदार्थ जिसकी निश्चित आकृति नहीं होती है। आकृति निश्चित नहीं होती। और यह भी याद रखेंगे, वह पदार्थ जो है अपनी आकृति के जो आकृति परिवर्तन है उसका विरोध भी नहीं करता है। विरोध नहीं करने के कारण क्या होता है कि मान लीजिए क्या करता है वह, कि वे पदार्थ जो अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध नहीं करता है, जो अपना आकृति परिवर्तन जो हो रहा है उसका अपने आप से जो आकृति परिवर्तन हो रही है उसका विरोध नहीं करता है। मतलब है, अगर मान लीजिए अगर हम कोई इस तरह का एक पात्र लेते हैं, इस पात्र के अंदर किसी तरल को अगर हम भर देते हैं यहां पर, तो जैसे ही हम जिस तरल को इसके अंदर भरेंगे वह तरल जो है उसी आकृति का हो जाएगा, मतलब उसी का रूप ले लेगा। इसी का अर्थ होता है कि यह जो पदार्थ है यह क्या होता है, फ्लो करता है, फैलता है, तैरता है। जिस बर्तन में रख देंगे, जिस पात्र में हम इसको रखेंगे, उसी पात्र का आकार ले लेगा। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होगा, जिस पदार्थ में ऐसा गुण होगा कि उसका आकृति निश्चित नहीं होगा और वह अपने परिवर्तन का विरोध भी नहीं करेगा, इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबको हम लोग द्रव कह सकते हैं। और जो द्रव होता है वह जो तरल होता है वह दो होते हैं। जैसे द्रव भी एक तरल है और गैस भी एक तरल है। याद रखिएगा, द्रव भी एक तरल है और गैस भी एक तरल है। और हमको पता था कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में हमने ठोस, द्रव, गैस देखा था, तो ठोस के यांत्रिक गुण हमने देख लिए। अब हमें पदार्थ में फ्लूइड का देखना है, जो कि द्रव और गैस दोनों होता है। द्रव और गैस दोनों की ही आकृति निश्चित नहीं होती है। यह बात याद रखेंगे कि दोनों की आकृति निश्चित नहीं होती है। दोनों क्या करता है, फ्लो करता है। और हमने बताया था कि कोई पदार्थ ठोस हो अथवा द्रव हो अथवा क्या कहते हैं गैस हो, यह डिपेंड करता है उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है और उसके अंदर उपस्थित अणुओं के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। वो पदार्थ तरल होगा अथवा वह पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। तो याद रखिएगा कि जो द्रव और गैस, दो तरल हमने देखे। तरल में हमने देखा कि द्रव भी है और गैस भी है।
तो याद रखिएगा, जो द्रव होता है, इस द्रव को अगर हम कहें, इसमें निश्चित आकृति तो नहीं होता है, निश्चित आकृति नदारत है, निश्चित आकृति नहीं है। गैस में भी निश्चित आकृति नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित है। आयतन क्या होता है? वह निश्चित होता है ना। आयतन इसका फिक्स होता है कि इसका आयतन इतना ही होगा, लेकिन इसका जो आयतन हो गया, आयतन फिक्स है। लेकिन अगर हम देखें जो गैस है, इसका आयतन जो है, आयतन भी निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित नहीं होता। मतलब द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब है कि जिस पात्र में अगर रख दिए तो वो उसी के आयतन में आ जाता है, मतलब उतने ही जगह छेकेगा जितना उसका अमाउंट होता है। लेकिन गैस में ये कंडीशन नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि द्रव जो है, द्रव की तरह गैस में जो पृष्ठ तनाव का प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि द्रव में पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टीज होती है और जो गैस होता है उसमें पृष्ठ तनाव की प्रकृति नहीं होती है। और पृष्ठ तनाव नहीं होने के कारण दोनों क्या होता है कि जो द्रव होता है, द्रव में क्या होता है, पृष्ठ तनाव हो जाता है, और पृष्ठ तनाव की वजह से वो क्या है, आसपास में रहता है। लेकिन जो गैस है वह क्या होता है कि वो फैल जाता है। तो जिस पात्र में जाता है उसी पात्र के अंदर वो उसी आकृति में चला जाता है। और यह भी याद रखेंगे कि द्रव में श्यानता भी होता है, द्रव में दाब भी होता है, और द्रव में आपका पृष्ठ तनाव भी होता है, ठीक है। आज हमें बात करना है द्रव के अंदर अंतर आणविक बल के बारे में। टॉपिक है अंतर आणविक बल। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा कि अंतर आणविक बल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर जो मौजूद अणु होते हैं, उन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल क्या है? एक प्रकार का अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। अणु के मध्य आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल जो है वह तरल के अंदर देखिएगा तो दो प्रकार के होते हैं। एक सहसंजक बल और एक होता है असंजक बल। असंजक बल ये तरल के आधार पर ही नहीं सिर्फ कह सकते हैं कि ठोस में भी सहसंजक बल और असंजक बल होता है, ठीक है। तरल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बार बार तरल का नाम ले रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें जो अंतराण्विक बल है वो तो ठोस में भी होता है ना। ठोस में बहुत अधिक होता है अंतराण्विक बल, जिसके कारण उसके अणु इतने टाइटली पैक होते हैं, इतने जोर से बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण वह इधर उधर नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में सबको मैंने भर दिया, एकदम हिलने का जगह नहीं है, तो कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसी क्लासरूम में 5-2 स्टूडेंट बिठा दिया हमने, तो क्या होगा कि इधर उधर सब भटकता रहेगा, इधर उधर घूमेगा, है ना। मतलब क्या है, उसमें जितने ज्यादा टाइटली वो पैक होंगे उतना ही अधिक आकर्षण बल होगा, मतलब आपका अंतराण्विक बल होगा। और जितना ही अंतराण्विक बल अधिक जोर से लगेगा उतने ही जोर से वो पैक रहेगा और उतना ही क्या कहते हैं दृढ़ रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें यहां पर देखेंगे तो हम लोग अंतराण्विक बल को दो भागों में बांटे हैं। एक सहसंजक बल होता है, एक असंजक बल होता है। सहसंजक बल को देखेंगे तो कहता है कि सहसंजक मतलब समान अणुओं के बीच। सहसंजक का अर्थ हो जाएगा एक ही समान के अगर पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, मान लीजिए कि कोई एक ही पदार्थ है, जल है। इस जल में जल के अणु के बीच
जल के एक अणु और दूसरे जल के अणु के बीच जो बल लग रहा है उसी को ससंजक बल कहते हैं। मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसको, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे कोई भी ठोस है, कोई भी सिंगल एलिमेंट्स ले लीजिए ना, जैसे कि कोई भी पदार्थ हो गया, जल हो गया, पानी है, पानी के अणु के बीच जो बल लग रहा है वो क्या है? ससंजक बल है। और असंजक बल जो है वह असमान पदार्थ जो है, जब भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु के मध्य कोई अगर आकर्षण बल लग जाएगा तो उस प्रकार के बल को क्या कहेंगे? असंजक बल। असंजक बल क्या हो गया? तो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के मध्य कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। अब यहां पर समझना है जो असंजक बल है, असंजक बल में क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथों पर पानी का चिपक जाना, तो हाथ पर पानी क्यों चिपक जाता है? ये तो ठोस है, हाथ का ठोस है, इस पर पानी गिरा, पानी चिपक गया, तो क्या हुआ कि हाथ पर पानी का चिपकना, जो पानी और हाथ के बीच में जो बल कार्य कर रहा है जोड़ने के लिए, वो कौन सा है? असंजक बल है। अगर हम देखेंगे कि जैसे कि कोई भी लकड़ी पर कोई पानी गिरा और पानी चिपक गया उस पर, तो वो क्या हुआ? असंजक बल का उदाहरण है। और ससंजक बल सिंपल है, कोई भी एक पदार्थ ले लेंगे, उस पदार्थ के जो अणु एक दूसरे अणु के साथ जो पैक होगा, ससंजक बल होगा। याद रखिएगा कि ससंजक बल ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वो सबसे अधिक होता है। ससंजक बल याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य जो ससंजक बल लगता है वो सर्वाधिक होता है। गैस में जो ससंजक बल लगता है वो सबसे कम होता है। गैस में जो ससंजक बल होता है वो सबसे कम होता है और ठोस में जो ससंजक बल होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है। और याद रखिएगा द्रव के जो ससंजक बल है वो बीच बीच में रहते हैं, इस वजह से जो है वह इधर से उधर तैरता रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, देखिए, है ना, अच्छे से पढ़िए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।